और पाकिस्तान के लिए खोने को बहुत कुछ है, पाने को इतना नहीं है क्योंकि एक लोअर रैंक टीम से हमारा मुकाबला। और डैरेन समी एंड बॉयज ये समझते हैं कि वो यहाँ हमसे सीरीज जीत कर या एक आध मैच जीतकर अपनी रैंकिंग को बेहतर कर सकते हैं। इस बारे में क्या कहें? इसी तरह होता है जब हायर रैंक की टीम लोअर रैंक की टीम से खेलती है। वेस्ट इंडीज़ लोअर रैंक पे 10वें नंबर पे, पाकिस्तान चौथे नंबर पर है। और पाकिस्तान का रिकॉर्ड भी अगर आप वेस्ट इंडीज़ में देखें 91 के बाद हम उनसे कोई वेस्ट इंडीज़ से ओवरऑल कोई सीरीज़ नहीं हारे। आखिरी 10 की 10 सीरीज़ हम जीते हैं। हम अगर ये ऐसा फॉर्मेट है ओडीआई जिसमें पाकिस्तान की पिछले 3 साल में बड़ी अच्छी कारकर्दगी रही है। T20 में इतनी अच्छी 3 साल में नहीं रही है। टेस्ट में इतनी अच्छी नहीं रही। हमने 10 बायलैटरल सीरीज़ खेली हैं जिसमें से हमने 8 जीती हैं। 2 हारे हैं हम, दोनों न्यूजीलैंड से हारे हैं। एक हम 4-1 वहाँ हारे थे, एक यहाँ हम 2-1 हारे थे। वो भी हमें 3-1 या 2-1 जीतनी चाहिए थी, उल्टा हम 2-1 हार गए। वो ग्लेन फिलिप्स ने आखिर में रन कर दिए। तो ओडीआई फॉर्मेट में हमारे रिजल्ट बहुत अच्छा है। ऑस्ट्रेलिया को हमने 2 दफा हराया है, साउथ अफ्रीका को हमने साउथ अफ्रीका में हराया है, जिम्बाब्वे की तो खैर अगर आप काउंट ना करें, न्यूजीलैंड को भी हमने 1 दफा हराया है। तो ओवरऑल देखें तो ये ऐसा फॉर्मेट है जिसमें हमारी कारकर्दगी अच्छी है। ऑल्दो कि हम उस ट्राई सीरीज का फाइनल हारे, चैंपियंस ट्रॉफी हारे, उसके बाद 3-0 न्यूजीलैंड में हारे। सबसे बड़ी चीज इसमें जो आती है ना शाहिद साहब, जो इसके जो हमारी इस बात से ऑपोजिट जा रही है वो है चैंपियंस ट्रॉफी। वी वर द होस्ट। और उसमें भी मुझे ऐसा लगता है कि वो भी हमारे सेलेक्टर्स की कहीं ईगो थी कि इसको नहीं खिलाना तो नहीं खिलाना। लोग कह रहे हैं कि आपने क्या टीम बनाई है, इसमें ओपनर नहीं है, इस पे स्पिनर नहीं है, वो माने नहीं वो बात। अगर वो भी ठीक करते तो शायद वहां भी परफॉर्मेंस बार जहन में आता है। आकिब से भी मैंने कई दफा आकिब जावेद से पूछने की कोशिश की, रिजवान को भी मैसेज किए, उस टीम को क्या हुआ जिसने ऑस्ट्रेलिया में जाके 22 साल बाद सीरीज जीती और जिसने साउथ अफ्रीका को उनके मुल्क में पहली बार ओडीआई सीरीज में व्हाइट वॉश किया। उस टीम के साथ क्या हुआ कि वो ट्राई सीरीज में चलो साउथ अफ्रीका को हराए, न्यूजीलैंड से दोनों मैच हार गए, फिर चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस हार गए, फिर वो टीम वो रही नहीं ना शायद। वही तो बात है ना, हुआ आपने उस टीम का कोर तब्दील किया, आपने विदाउट ओपनर आप कैसे जा सकते हैं? वनडे में हाँ एक आध चीज सही थी, एक आध चीज गलत हुई कि आपने अपनी टीम को तब्दील कर दिया। फिर आप देर से लाए इमामुल हक को, आप इमामुल हक को लाए ऐसे क्रूशल मैच में, इंडिया के मैच में जिसमें प्रेशर भी था और वो जिस तरह से सिंगल रन लेकर आउट हुआ है। ओवरऑल अगर आप इमाम का रिकॉर्ड देखें तो बेहतरीन रिकॉर्ड है, 47 का एवरेज, 9 सेंचुरी। अगला सवाल यही था कि इस वनडे टीम में इमामुल हक कैसे नहीं, लेकिन आप ओवरऑल अगर आप देखेंगे, आप प्लेयर का ओवरऑल रिकॉर्ड नहीं देखते, आप उसकी रीसेंट परफॉर्मेंस भी चेक करते हैं। इमाम को वर्ल्ड कप में इतना चांस मिला, ओडीआई वर्ल्ड कप में, वो अगर 1-2 मैच विनिंग इनिंग खेल देता तो ना सिर्फ आज हम इमाम का तस्करा कर रहे होते एज टॉप मैच विनर और उसको कोई निकाल भी नहीं सकता था। लेकिन ना ऑस्ट्रेलिया वाले मैच में, ना साउथ अफ्रीका वाले मैच में, ना अफगानिस्तान वाले मैच में, फिर उसके बाद उसकी कारकर्दगी एकदम से गिरती गई। जब आपकी कारकर्दगी गिर जाएगी तो रीसेंट परफॉर्मेंस जरूर देखी जाती है, लेकिन सैडली उसका ओवरऑल जो रिकॉर्ड है वो नहीं देखा जाता, उसकी रीसेंट परफॉर्मेंस देखी जाती है तो उसमें वो आउट। अगर रीसेंट परफॉर्मेंसेस, बाकियों भी बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जो रीसेंट परफॉर्मेंस पे ऐसे टिक नहीं लगता। फिर बात ये, इमाम ऑलवेज फेल्ट लाइक एन आउटसाइडर, कि उसको तो ये फीलिंग कभी भी नहीं रहा कि उसकी जगह सेफ है। प्लेयर को आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस भी देना जरूरी है। लेकिन जैसे हम ऊपर भी है, जैसे हम साइम की बात करते हैं, साइम एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। वनडे की परफॉर्मेंस अच्छी है, T20 में इतनी खराब थी, फिर भी इतने मौके मिले, अब वो डिलीवर भी कर रहा है। बहुत मौके मिले, साइम को बहुत मौके मिले, लेकिन उसने जिस तरह वनडे में आके परफॉर्म किया, ऑस्ट्रेलिया में 82 किया, फिर सेंचुरी एक जिम्बाब्वे में की, 2 कंटिन्यूअस सेंचुरी साउथ अफ्रीका में की, वो एक बड़ा कमाल का। लेकिन T20 में आप देखें ना, वो अब जाके जो 2 इनिंग्स आई है तब आई। अब आप इसी तरह प्लेयर को बनाते हैं ना, बास प्लेयर लकी होते हैं, उनको इतने चांस मिल जाते हैं। बास प्लेयर मुख्तार अहमद जैसे, नुमान अनवर जैसे कि 2-3 मैचों के बाद फारिग हो जाते हैं। तो बास प्लेयरों की लक होती है और साइम की लक है, उसे टेस्ट मैचों में भी इसी तरह चांस मिले, उसको T20 में भी। अब जाके कुछ ऐसा लग रहा है कि जैसे माइक हैसन पोटेंशियल पे भी बड़ा भरोसा करते हैं कि नहीं, मुझे इस प्लेयर में पोटेंशियल नजर आ रहा है। अभी रिसेंट आप देख लेंगे मोहम्मद नवाज की कितनी कंट्रोवर्शियल सिलेक्शन थी, लेकिन पोटेंशियल पे गया, उसने 7 विकेटें ली, मैन ऑफ द सीरीज हो गया। वो सही है, लेकिन अभी भी आप वो जो क्वेश्चन मार्क है ना, एज एन ऑलराउंडर, इज ही प्लेइंग कंप्लीटली एज एन स्पिनर, एज अ स्पिनर?
अगर तो वो एज ए स्पिनर खेल रहा है तो समझ में आती है बात, लेकिन अगर आप एज एन ऑलराउंडर खिला रहे हैं तो वो नंबर को अभी भी मैन ऑफ द सीरीज के बावजूद भी मैं यही बात कहूंगा कि वो जस्टिफाई थोड़ी कर, बैटिंग में भी उसको जस्टिफाई करना पड़ेगा। 9, 3, 10 इस तरह के स्कोर नहीं चलेंगे नीचे आके, लेकिन नीचे आता है तो थोड़ा सा भी आपको लीवे देना पड़ेगा कि उसने बॉलिंग तो बहुत अच्छी की और बॉलिंग अच्छी करके उसने कम से कम अपना सिलेक्शन और वो जो कैप्टन का कॉन्फिडेंस था वो उसने थोड़ा बहुत जस्टिफाई किया। और अब ये बात पता चली है कि जो 20 प्लेयर होते हैं वो देते हैं आपको सेलेक्टर, 15 प्लेयर जो है वो माइक हैसन सेलेक्ट करेगा और शायद ये उसके कॉन्ट्रैक्ट में भी लिखा है। बिल्कुल सही है।